नमस्कार। वीडियो की संख्या में देखते हैं समसामयिक घटना चक्र की प्रस्तुति आर्थिकी 2025, जिसमें भारत और विश्व, इंडिया एंड वर्ल्ड के इकोनॉमी इसमें शामिल हैं। तो यह लेक्चर अति महत्वपूर्ण होगा आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए, जिसके अंतर्गत देखें तो 12 अक्टूबर को जो प्रस्तावित है अपर पीटी एग्जाम 2025 यानी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली प्रवर अधीनस्थ सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2025 के लिए यह लेक्चर अति महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो इसके अंतर्गत आर्थिकी हम देख रहे हैं, जैसा कि अभी कल के लेक्चर हमने देखा था कि 71वें बीपीएससी यानी 71वें बीपीएससी पीटी एग्जाम में जो लगभग 20-25 क्वेश्चन आर्थिकी से 20-25 क्वेश्चन जो करंट अफेयर से पूछे गए थे, उसमें आर्थिकी के भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे करंट अफेयर संबंधित। तो आप उस लेक्चर को जाकर इस चैनल पर देख सकते हैं। यानी कहने का सेवा कि आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल पर जाकर के सारे लेक्चर को देख सकते हैं। अपनी सुविधा अनुसार सारे एग्जाम के लेक्चर इस चैनल पर प्लेलिस्ट में भी उपलब्ध हैं। तो आर्थिकी को देखते हैं, इसमें क्या है, भारत और विश्व की घटनाएं इसमें शामिल है। साथ ही इसमें जो हम देखेंगे, जो अति महत्वपूर्ण होगा समसामयिक घटना चक्र का ही देखें दृष्टि कंटिन्यूस के अंतर्गत जो है एससीओ समिट 2025 जिसका आयोजन देखें तो चाइना में किया गया था। यह बहुत ही स्ट्रेटेजिक रणनीति के तहत जो इस बार का जो था एससीओ समिट आयोजित किया गया था, क्योंकि भारत में देखें अमेरिका द्वारा 50% टैरिफ लगाने के बाद यह महत्वपूर्ण घटनाक्रम के अंतर्गत आता है, जिसमें भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जापान का दौरा होता है। इसके बाद एससीओ की समिट होती है, जिसमें महत्वपूर्ण नेता जो हैं भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, इसके बाद रूस के राष्ट्रपति पुतिन और चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग जी यहाँ पर हैं। तो यह विश्व के लिए एक महत्वपूर्ण क्रांतिकारी परिवर्तन के रूप में यह एससीओ समिट हुआ। इस पर भी विस्तार चर्चा करेंगे। और इसमें जो इकोनॉमी संबंधित है, इकोनॉमी अफेयर्स जो है करंट अफेयर्स के अंतर्गत ये जानकारी इसमें नहीं रहेगी, ताकि ये इंग्लिश में दिया है, लेकिन इसका हम अनुवाद इंग्लिश में हिंदी में करते हुए इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम आर्थिकी को देखते हैं। तो इसके अंतर्गत सबसे पहले इसका देखें इसमें क्या निहित है, यानी इसमें ये सारे जो टॉपिक दिया गया इसमें इंपॉर्टेंट रूप से निहित है। अनुक्रमणिका के अंतर्गत ये सारी जानकारी इसमें निहित रहेंगे। इसमें इंपॉर्टेंट रूप से देखें तो भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 भी शामिल है। इसके बाद सैंपल रजिस्ट्रेशन प्रणाली के आंकड़े हैं, भारत की जनगणना 2001 के 2000 तुलनात्मक अध्ययन है, चूँकि अभी देखें 2000 आज़ादी के बाद की 8वीं जनगणना ओवरऑल 16वीं जनगणना 2027 में प्रकाशित की जाएगी। तब तक 2011 की जनगणना ही एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाएंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे टॉपिक पर निहित हैं। चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। इसमें आर्थिकी महत्वपूर्ण आर्थिकी घटनाक्रम को इसमें देखते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें देखें सबसे पहले जो सुधार होता है जीएसटी का, जीएसटी यानी ये गुड्स सर्विस टैक्स जो जीएसटी का पूर्ण रूप है, परिषद की 56वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई 3 सितंबर 2025 को नई दिल्ली में, यानी भारत की राजधानी नई दिल्ली में जो है जीएसटी परिषद यानी गुड्स सर्विस टैक्स कोई जो 56वीं बैठक एग्जाम में एक महत्वपूर्ण की कौन सी बैठक आयोजित की गई, 56वीं कहाँ नई दिल्ली में, कब आयोजित की, 3 सितंबर 2025 को आयोजित की गई। तो इसके बाद देखें क्या है इसमें आगे, इसमें दिया नई जीएसटी दरें कब से लागू होंगी। इसमें नई जीएसटी दरें लागू लाई गई हैं, यह 22 सितंबर 2025 से। आज देखें तो आज है 16 सितंबर 2025, तो आज से 6 दिन बाद जो है 22 सितंबर 2025 से नई जीएसटी दरें लागू की जाएंगी। नई व्यवस्था में कुल कितने स्लैब हैं, तो 2 मुख्य स्लैब हैं, 5% की मेरिट है और 18% स्टैंडर्ड जो है। ये नई व्यवस्था में कुल 2 स्लैब बनाए गए हैं। 40% की विशेष दर किन वस्तुओं सेवाओं पर लगेगा, यानी 40% की जो विशेष दर है किन वस्तुओं सेवाओं पर लगेगा। तो इसमें देखें तंबाकू, पान मसाला, एडिटेड ड्रिंक्स, हाई एंड कारें, यार्ड्स, निजी विमान आदि पर जो है 40% की विशेष दर वाली वस्तुएं हैं। तो थोड़ी सी इसके हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड को भी शुरू यानी इसमें ऐड कर लेते हैं, क्योंकि ये तो मान लीजिए करंट अफेयर्स के रूप में इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसे आगे पीछे घटनाओं को भी शामिल करना आवश्यक होता है। जीएसटी के बारे में देखें तो सर्विस गुड्स टैक्स जो है ये 101वें संविधान संशोधन 2006 द्वारा इसको जो है संविधान में लागू किया गया था, संविधान में ऐड किया गया था और इसको लागू 1 जुलाई 2017 से इसको लागू किया गया था। 1 जुलाई 2017 से इसको लागू किया गया था। उसमें दरें जो थी जब ये लागू की गई तो इसमें 4 मुख्य दरें थे, जिसको अब काट छांट करके जो 2 दरों पर इस पर लाया गया है। हालांकि विशेष दर भी इसमें शामिल है 40% की, लेकिन मुख्य स्लैब 2 है 5% और 18% इसमें बरकरार हैं। इसके बारे में थोड़ा और जानकारी ऐड करें तो देखें जीएसटी यानी सर्विस एंड गुड्स टैक्स जो है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो जीएसटी है यह एक इनडायरेक्ट टैक्स है, यानी अप्रत्यक्ष कर है। और इसमें ध्यान दें कि इसमें वस्तुएं सेवाओं की अंतर्राज्य आपूर्ति पर केंद्र यानी वस्तुएं सेवाओं की अंतर्राज्य यानी एक राज्य से दूसरे राज्य में आपूर्ति पर इन सप्लाई पर केंद्र द्वारा लगाए गए कर को केंद्रीय जीएसटी यानी सीजीएसटी तथा राज्यों द्वारा लगाए गए कर को राज्य जीएसटी यानी एसजीएसटी कहा जाता है। केंद्र यानी सीजीएसटी लगाता है और कर संग्रह करता है, जबकि राज्य एसजीएसटी लगाता उसका संग्रह करता है। इसके अतिरिक्त वस्तुओं सेवाओं के अंतर्राज्यीय व्यापार पर अनुच्छेद, ध्यान रखें अनुच्छेद 269A के सब आर्टिकल 1 के अंतर्गत एकीकृत वस्तु एवं सेवाओं का कर यानी IGST लगाया जाता है।
यह CGST और SGST के योग के बराबर होता है। इससे केंद्र लगातार संग्रहित करता था। यह केंद्र और राज्यों की मध्य वितरित कर दिया जाता है। 122वां संविधान संशोधन विधेयक द्वारा GST यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स भारत में लाया गया था। संविधान के अनुच्छेद 246 क में केंद्र और राज्यों को GST लगाने के संबंध में वर्णन है। इसके बाद देखें जो GST के अंतर्गत कौन से कर हैं, यानी GST के अंतर्गत कौन कौन से कर शामिल है। तो इसमें केंद्र के कर हैं, यानी केंद्रीय कर है, और राज्य के कर हैं। तो केंद्रीय कर के अंतर्गत GST में कौन कौन शामिल हैं। तो पहला केंद्रीय उत्पाद शुल्क है, दूसरा अतिरिक्त उत्पाद शुल्क है, तीसरा औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के तहत लगाया गया शुल्क है, और इसके बाद सेवा कर सर्विस टैक्स इसमें शामिल है, अतिरिक्त सीमा शुल्क है। इसके बाद जो आपका विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क यानी विशेष अतिरिक्त शुल्क भी इसमें शामिल है, अधिभार एवं उपकर भी इसमें शामिल है केंद्रीय कर में। और राज्य के अंतर्गत जो GST में शामिल है उसमें मूल्यवर्धित कर यानी वैट जिसको कहा जाता था, और बिक्री कर भी शामिल है, मनोरंजन कर शामिल है, विलासिता कर लग्जरी टैक्स है, लॉटरी सट्टेबाजी जुआ पर कर है, वस्तु एवं सेवाओं की आपूर्ति संबंधित कर है, प्रवेश कर चूंगी के स्थान पर नहीं है इसमें कर। तो राज्य कर और जो केंद्रीय कर इसको मिलाकर GST कर यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स लाया गया था। ये प्रभावी 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। और इसमें ध्यान देने की बात है कि GST परिषद एक संवैधानिक निकाय है, यानी है क्या, कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम या बॉडी है, संवैधानिक निकाय जिसका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 279 क में किया गया है। इस परिषद का सचिवालय नई दिल्ली में है। ध्यान रखें, सचिवालय यानी इसका सेक्रेटरी कहाँ पर है, नई दिल्ली में है। GST परिषद को GST पर निर्णय लेने का सर्वाधिकार है। वस्तु एवं सेवा कर परिषद अधोलिखित सदस्यों से मिलकर बनता है। इसमें जो सदस्य किससे मिलकर बना, अध्यक्ष इसका जो होगा GST जो परिषद इसका जो प्रेसिडेंट होगा वो केंद्रीय वित्त मंत्री, जो केंद्र में वित्त मंत्री होगा वो इसका प्रेसिडेंट होगा। सदस्य केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री होंगे, यानी सदस्य में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री हैं, और सदस्य में सभी 28 राज्यों एवं 3 केंद्र शासित प्रदेशों, यानी 28 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश का मतलब जहाँ पर विधानसभा है। विधानसभा कहाँ पर, दिल्ली, पुंछ, जम्मू कश्मीर के वित्त मंत्री, कराधान मंत्री अथवा कोई मंत्री शामिल होगा। यानी वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इसमें देखें 28 राज्य तो होंगे, लेकिन इन 8 केंद्र शासित प्रदेशों में 3 जिसमें विधानसभा है उनके वित्त मंत्री, कराधान मंत्री इसमें सदस्य के रूप में, उपाध्यक्ष राज्य सरकारों के वित्त मंत्रियों के बीच से एक निश्चित अवधि के लिए निर्वाचित किए जाते हैं। इस प्रकार GST परिषद में केंद्र और राज्य संघों को मिलाकर कुल मिलाकर 35 सदस्य होते हैं। GST परिषद में कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है, 33 होते हैं। यानी 28 जो आपके राज्यों से सदस्य होंगे, और 3 या 31 हो गए, एक आपका अध्यक्ष होगा और एक जो आपका होगा इसको उपाध्यक्ष होगा, कुल मिलाकर 33 सदस्य इसमें हो गए। या तो मान लीजिए इसके बारे में हमने थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के रूप में जोड़ दिया। अब इसमें करों को जो कि इसमें परिवर्तन किया गया मुख्य रूप से कर है। तो सबसे पहले ध्यान दें कि इसमें 5 करें थे, इससे पूरे 2 करों को इसमें वर्तमान में लागे, इसमें 5 करें थे। 5 करों में पहला था 0% टैक्स था, दूसरा था 5% टैक्स था, तीसरा इसमें 12% टैक्स था, और चौथा इसमें 18% टैक्स था, और 5वां इसमें 28% टैक्स था। यानी 5वां इसमें क्या है, 28% टैक्स है। 0 को हटा दें तो 4 व्यवस्था ही मानी जाएंगी। तो यहाँ पर देखें बरकरार किनको रखा गया है, 5% और 18% को बरकरार रखा गया, इसमें 0%, 12%, 28% को हटा दिया गया है। एक विशेष दर 40% की भी लाई गई है इसमें। चलिए हमने GST को ज़्यादा विस्तार कर दिया। अगले प्रश्न पर देखते हैं। तो अगला प्रश्न यह जो है आर्थिक संबंधी करंट अफेयर से बनता है। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि PM स्वनिधि योजना के पुनर्गठन और ऋण अवधि को 31 दिसंबर 2024 से आगे बढ़ाने को मंजूरी प्रदान की गई अगस्त 2025 में। यानी इसमें एग्जाम के दृष्टिकोण से पूछा जा सकता है कि PM स्वनिधि योजना क्या है। तो ये प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना है, और इसका योजना का पुनर्गठन किया गया, ऋण अवधि को यानी पुनर्गठन करके ऋण अवधि को कहाँ तक बढ़ा दिया गया है, 31 दिसंबर 2004 से आगे बढ़ाकर इसको अगस्त 2025 में इसको आगे बढ़ाने के लिए अधिसूचना या कह सकते हैं कि इसको बढ़ा दिया गया, मंजूरी प्रदान कर दी गई। ऋण अवधि कब तक बढ़ाई गई है, तो 31 मार्च 2030 तक बढ़ा दी गई है। यानी ये देखें तो 31 दिसंबर 2004 तक ये थे, इसको समाप्त हो गया था, यानी 31 दिसंबर 4 का मतलब ये समाप्त हो गया था। इसको बढ़ाकर के 31 मार्च जो है 2030 तक कर दिया गया है। कब बढ़ाया गया, अगस्त 2025 में। पुनर्गठित योजना के अंतर्गत नए लाभार्थियों सहित कुल लक्षित लाभार्थी कितने हैं, तो इसमें देख सकते हैं 1.15 करोड़ यानी 50 लाख नए इसमें जोड़े गए हैं। पुनर्गठित योजना जो इसको पुनर्गठित किया जा रहा है इसमें स्वनिधि योजना है क्या, इसमें जो स्ट्रीट वेंडर हैं, स्ट्रीट वेंडर जो हैं इनके आत्मनिर्भर के लिए निधि बनाई गई है स्वनिधि, PM स्वनिधि योजना। इसको पुनर्गठित करके इससे कितने लाभार्थी होंगे, तो 1.15 करोड़, इसमें 50 लाख नए जुड़े हैं। योजना का संचालन नोडल कौन सा मंत्रालय करेगा, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय। यानी इसका संचालन या नोडल एजेंसी कौन सी है, तो आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय इसकी योजना की नोडल एजेंसी है। यानी किसकी योजना है, ध्यान रखें PM स्वनिधि योजना, जिसको स्टेट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना के नाम से भी जानते हैं। पुनर्गठन के तहत ऋण की नई स्लैब
स्लैब या किस्तें कौन सी हैं? तो पहली किस्त में 15,000 रुपये, दूसरी किस्त में 25,000 रुपये, तीसरी किस्त में 50,000 रुपये। पहले ये देखें तो पहली किस्त में पहले 10,000 था, इसमें 5,000 की वृद्धि कर दी गई है। दूसरी किस्त जो 20,000 रुपये थे, इसको बढ़ाकर 25,000, इसमें भी 5,000 की वृद्धि की गई है। तीसरी किस्त 50,000 है, 50,000 ये बरकरार है। केंद्र सरकार ने कपास पर आयात शुल्क में अस्थायी छूट कब लागू की थी? यानी केंद्र सरकार ने कपास पर आयात शुल्क में अस्थायी छूट कब लागू की थी? तो 19 अगस्त 2025 से 30 सितंबर 2025 तक छूट लागू की है। तो अभी भी ये लागू है, क्योंकि 30 सितंबर 2025 आज 16 सितंबर है, तो 14 दिन तक ये छूट और लागू रहेगी अस्थायी रूप से। अब छूट की सीमा कब तक बढ़ाई गई है? तो 30 सितंबर 2025 से लेकर के 31 सितंबर 2025 तक, यानी इस वर्ष की समाप्ति तक बढ़ा दी गई है। पहले क्या थे? 30 सितंबर 2025 तक थे। कुल स्कल्पनिक से मोटापा घटाने वाले भ्रामक विज्ञापनों के लिए BLCC लिमिटेड पर कितना जुर्माना लगाया गया? 3 लाख रुपए का। यानी कौन विज्ञापन करा था? कूल स्कल्पनिक, यानी ये जो कूल स्कल्पनिक से मोटापा घटाने वाले भ्रामक विज्ञापनों के लिए BLCC लिमिटेड पर कितना जुर्माना लगाया गया? 3 लाख रुपए का, अगस्त 2025 में। किस संस्था ने जुर्माना लगाया है? तो केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण है, जो कि 1986 में इसका गठन किया गया था, जो उपभोक्ताओं के अधिकारों के संरक्षण प्रदान करता है। इसने 3 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। किस पर लगाया? ये आपका जो है BLCC लिमिटेड। क्यों लगाया? क्योंकि कुल स्टील के मोटापा घटाने के भ्रामक विज्ञापन दे रहा था। बैंकिंग कानून संशोधन अधिनियम 2025 कब अधिसूचित किया गया? तो 15 अप्रैल 2025 से। बैंकिंग कानून संशोधन अधिनियम 2025 कब अधिसूचित किया गया? 15 अप्रैल 2025 को अधिसूचित किया गया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो यह है आपका, यानी इसको देख सकते हैं यहाँ पर, यह है इस संशोधन अधिनियम द्वारा 5 कानूनों में कुल कितने संशोधन किए गए? इस संशोधन का मतलब बैंकिंग संशोधन अधिनियम को हम देख रहे हैं। तो इस संशोधन यानी बैंकिंग संशोधन अधिनियम द्वारा 5 कानूनों में कुल कितने संशोधन किए गए? तो 19, यानी इसमें 5 कानून थे, इसमें 19 संशोधन किए गए। किन धाराओं के प्रावधान 1 अगस्त 2025 से प्रभावी हुए? तो इसमें देखें जो धाराएं हैं, जो इनमें कुल कितने संशोधन? 19 संशोधन किए गए 5 कानूनों में। तो उसमें से जो धाराएं हैं 1 अगस्त 2025 से प्रभावी हुई, उसमें अधिनियम की धाराओं देखें तो 3, 4, 5, 15, 16, 17, 18, 19 और 20 जो धाराएं हैं, इसके प्रावधान 1 अगस्त 2025 से लागू हो गए या प्रभावी हो गए। तो यह बैंकिंग कानून संशोधन अधिनियम को हम देख रहे हैं। यानी यहाँ पर देख सकते हैं बैंकिंग कानून संशोधन अधिनियम 2025 का अधिसूचित किया गया, तो 15 अप्रैल 2025 को अधिसूचित किया गया था। और इसमें जो है कितने संशोधन हुए? इसके तहत 5 कानून 19 संशोधन किए गए। और 1 अगस्त 2025 से कौन सी धाराएं प्रभावी हो गई? तो ये धाराएं देख सकते हैं 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 1, 9 धाराएं प्रभावी हो गई थी। 1 जुलाई 2025 को किस कार्यक्रम का 1 दशक पूरा होने का जश्न मनाया गया? डिजिटल इंडिया। यानी 1 जुलाई 2015 को 1 जुलाई 2015 को लॉन्च किया गया था डिजिटल इंडिया, डिजिटल भारत इंडिया। इसका 1 जुलाई 2025 को 10 वर्ष पूरा हो गया। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? 1 जुलाई 2015 को शुरू हुआ था, तभी तो इसका 10 वर्ष पूरा हुआ। विश्व बैंक के गिनी इंडेक्स स्कोर के आधार पर भारत को विश्व में 25.5 गिनी स्कोर के साथ सर्वाधिक समतामूलक समाज में कौन सा स्थान मिला है? तो चौथा स्थान मिला है। वेरी इंपॉर्टेंट है ये गिनी इंडेक्स, इंपॉर्टेंट एग्जाम दृष्टिकोण से। आर्थिकी में गिनी इंडेक्स अक्सर पूछता है। तो गिनी इंडेक्स कौन जारी किया? वर्ल्ड बैंक के गिनी इंडेक्स स्कोर के आधार पर भारत को विश्व में 25.5 गिनी स्कोर के साथ सर्वाधिक समतामूलक समाज में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। तो आर्थिकी संबंधी जो शब्दावली गिनी है, इसको पहले समझ लेते हैं। गिनी गुणांक क्या होता है? गिनी इंडेक्स यहाँ पर दिया गया है। तो गिनी गुणांक यानी कोएफिशिएंट ऑफ गिनी, आय या संपत्ति के वितरण में व्याप्त असमानता के सांख्यिकी माप गिनी गुणांक कहलाता है। यानी याद रखें, आर्थिकी में इसका गिनी गुणांक का मतलब होता है आय या संपत्ति, आय हो या संपत्ति के वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन में व्याप्त असमानता की सांख्यिकी माप गिनी गुणांक कहलाती है। तो गिनी इंडेक्स का मतलब यह है कि आय, और भारत में गिनी गुणांक का मतलब, या ये वर्ल्ड बैंक जो जारी किया, इसमें आय या संपत्ति में असमानता का जो है, संपत्ति के वितरण, आय या संपत्ति के वितरण में व्याप्त असमानता जो है, उस मामले में देखें तो स्कोर के साथ भारत सर्वाधिक समतामूलक समाज में कौन सा स्थान रखता है? तो चौथा स्थान रखता है। याद रखें कि इसका मतलब ये हुआ कि गिनी गुणांक का मान जितना अधिक होगा, समाज में विषमता उतनी अधिक होगी। यानी गिनी गुणांक का मान जितना अधिक होगा, यहाँ पर देखें गिनी गुणांक क्या है? 25.5 गिनी स्कोर है। ये जितना ज़्यादा होगा स्कोर, उतना ही समाज में क्या होगी? विषमता होगी, असमानता होगी। जितना कम होगा उतना ही समाज में समानता रहेगी। तो समतामूलक समाज के रूप में देखें तो गिनी गुणांक कम है, यानी असमानता के रूप में यहाँ कम है, और बल्कि कम होता तो समाज ज़्यादा समतामूलक समाज होता है। जितना ज़्यादा होगा उतना ही असमानता पाई जाएगी उस समाज में। तो यहाँ पर ध्यान दें, गिनी गुणांक के बाद लॉरेंज वक्र भी पूछता है, उसको भी देख लें। लॉरेंज वक्र क्या होता है शब्दावली के रूप में? आर्थिकी में लॉरेंज वक्र
आय के वितरण में व्याप्त विषमताओं को प्रदर्शित करने वाले वक्र को लारेंज वक्र कहते हैं। यानी गिनी गुणांक भी आय में जो वितरण असमानता है वही गिनी गुणांक भी मापता है, उसी तरह से लारेंज वक्र भी उसी को मापता है कि आय के वितरण में व्याप्त विषमताओं को प्रदर्शित करने वाले वक्र, यहाँ पर वक्र है इसलिए लारेंज वक्र कहते हैं। लारेंज वस्तुतः आर्थिक विषमता की माप करता है, आर्थिक विषमता भी यह गिनी गुणांक भी माप करता था। इसके बाद कुजनेट्स वक्र भी होता है। सामान्य कुजनेट्स के अनुसार प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि के साथ प्रारंभ में आय की विषमता बढ़ती है, तब बाद में आय की वृद्धि के साथ आय वितरण की विषमता कम होने लगती है। तो यही जो कुजनेट्स वक्र होता है। यदि हम इन दोनों संबंधों को वक्र द्वारा प्रदर्शित करें तो ये यू यानी यू आकार वह उल्टे यू आकार की प्राप्त होती है। इस वक्र को ही कुजनेट्स वक्र कहते हैं। यानी उल्टे यू आकार क्या होगा, ये कुजनेट्स वक्र होता है। तो ये कुछ शब्दावली रही इसमें। आगे इसमें देखते हैं तो ये सर्वाधिक समतामूलक समाज वाले विश्व की 3 शीर्ष राष्ट्र कौन हैं। यानी सबसे सर्वाधिक समतामूलक समाज, यानी यहाँ पर गिनी इंडेक्स जो कम है इसलिए यहाँ सर्वाधिक समतामूलक समाज वाले विश्व के 3 शीर्ष राष्ट्र कौन, तो स्लोवाकिया गणराज्य, स्लोवेनिया और बेलारूस है। यहाँ पर आय के वितरण में जो समानता सर्वाधिक समानता पाई जा रही है। इस मामले में भारत चौथे स्थान पर है। भारत किस असमानता श्रेणी में आता है, तो सामान्य से कम, मॉडरेट टू लो, मॉडरेटरी लो। भारत किस असमानता श्रेणी में, मॉडरेटरी लो में। भारत का गिनी स्कोर 2011 में कितना था, तो 28.8 था। इस बार देखें तो ये कम हुआ है, यानी इसमें जो है समानता यानी असमानता में कमी हुई है। भारत ने किस वर्ष तक अपनी अर्थव्यवस्था को $4 ट्रिलियन से बढ़ाकर $32 ट्रिलियन करने का लक्ष्य रखा है, वर्ष 2047 तक। यानी भारत की आज़ादी की 100वीं वर्षगांठ जिसमें भारत एक विकसित राष्ट्र होगा और विश्व में पहले स्थान पर बनने का लक्ष्य निर्धारित किया है। उस दौरान भारत की अर्थव्यवस्था यानी अपनी अर्थव्यवस्था 4 ट्रिलियन, वर्तमान में अर्थव्यवस्था क्या है भारत की, $4 ट्रिलियन है। और 2047 में भारत की आज़ादी की 100वीं वर्षगांठ क्या होगी, 8 गुनी $32 ट्रिलियन होने के लक्ष्य रखा है भारत ने। और वर्तमान में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के रूप में देखें तो भारत जो है बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के रूप में जो भारत चौथे स्थान पर पहुंच चुका है। भारत से बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में पहले स्थान पर वर्तमान देखें तो यूएसए यानी अमेरिका है, दूसरे स्थान पर चीन है, तीसरे स्थान पर जर्मनी है, चौथे स्थान पर अपना देश भारत आ चुका है। आरबीआई की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट यानी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2025 तक सकल एनपीए यानी नॉन प्रॉफिट असिस्टेंस कितना रहा है, 2.3% रहा। आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये बैंकों का बैंक या केंद्रीय बैंक है। वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट यानी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2025 तक एनपीए, अक्सर पूछता है एनपीए कितना रहा, 2.3% रहा। मार्च 2025 तक शुद्ध एनपीए कितना रहा, 0.5% यानी आधे % रहा। मार्च 2024 तुलना में मार्च 2025 में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का सकल एनपीए कितना गिरा है, यानी नॉन प्रॉफिट एसेट जो है एनपीए ये कितना गिरा है एक साल की स्थिति में देखें मार्च 2025 से मार्च 2024 से मार्च 2025 में तो 3.7% से 2.8% गिरा है। यानी मार्च 2024 में 3.7% था, ये गिर करके 2.8% हो गया है, यानी बकाया कम हुआ है। किस राज्य में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस यानी जेम पोर्टल के माध्यम से डिजिटल सार्वजनिक खरीद में राष्ट्रीय स्तर पर अग्रणी स्थान प्राप्त किया, तो उत्तर प्रदेश। यूपी स्पेशल के लिए वेरी इंपॉर्टेंट ये बन जाता है कि उत्तर प्रदेश ने गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस यानी जेम के माध्यम से डिजिटल सार्वजनिक खरीद में राष्ट्रीय स्तर पर अग्रणी स्थान प्राप्त किया है। 19 जून 2025 को ये न्यूज में था। इसके बाद देखिए वित्त वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक उत्तर प्रदेश में जेम पोर्टल के माध्यम से कितने मूल्य के ऑर्डर दर्ज किए, तो 65,227.68 करोड़ रुपए के ऑर्डर दर्ज किए उत्तर प्रदेश। इंपॉर्टेंट है यूपी स्पेशल के लिए। अगला इसमें देखते हैं तो यह आपका इकोनॉमी के अंतर्गत करंट अफेयर्स बनता है कि जेंडर बजटिंग पर अपनी तरह का पहला राष्ट्रीय परामर्श किस मंत्रालय ने आयोजित किया 19 जून 2025 को, तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने, यानी जेंडर बजटिंग पर अपनी तरह का पहला राष्ट्रीय परामर्श महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने आयोजित किया था 19 जून 2025 को। जेंडर बजटिंग पर लॉन्च किए गए पोर्टल का नाम क्या है, जेंडर बजटिंग नॉलेज हब इस पोर्टल का नाम है। वर्ष 2025 में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों यानी पीएसबी की वार्षिक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता किसने की, निर्मला सीतारमण जी ने, जो केंद्रीय वित्त एवं कारपोरेट मामलों के मंत्री हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं तो ये वित्तीय वर्ष 2024-25 में पीएसबी का रिकॉर्ड शुद्ध लाभ क्या है। पीएसबी का मतलब है सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक यानी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों यानी पीएसबी पब्लिक सेक्टर बैंक जो है, इसका रिकॉर्ड शुद्ध लाभ कितना हुआ है, 1.78 लाख करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ हुआ है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में पीएसबी का कुल कारोबार लाख रुपए में कितना था, 251 लाख करोड़ रुपए का कारोबार हुआ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का। सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी SMFCL का आधिकारिक उद्घाटन किसने किया था 26 जून 2025 को, तो सर्बानंद सोनोवाल जो केंद्रीय मंत्री हैं, इन्होंने जो है SMFCL का यानी सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन का उद्घाटन किया 26 जून 2025 को। किस संपत्ति ने यूरो को पीछे छोड़कर विश्व स्तर पर दूसरी सबसे बड़ी आरक्षित संपत्ति का स्थान ले लिया, सोना ने।
यानी कि संपत्ति में सोना है, यानी सोना ने यूरो को पीछे छोड़कर विश्व स्तर पर दूसरी सबसे बड़ी आरक्षित संपत्ति का स्थान ले लिया है। पहले स्थान पर डॉलर है, दूसरे स्थान पर यूरो था। जो यूरोपीय संघ में जो 27 देश हैं उनके जो मुद्रा है यूरो है वह दूसरे स्थान पर, लेकिन दूसरा स्थान सोना ले लिया, पहले स्थान डॉलर बना हुआ है। सोने के भंडार में यूरो से, यानी सोने के भंडार में यूरो से आगे निकलने का खुलासा किस रिपोर्ट में है? यूरोपीय सेंट्रल बैंक की रिपोर्ट में है। किस देश के पास सबसे अधिक सोने का भंडार है? संयुक्त राज्य अमेरिका के पास है। नीति आयोग ने रसायन उद्योग पर किस शीर्षक से रिपोर्ट लॉन्च किया है? तो इसका देखें 2 जुलाई 2025 को रसायन उद्योग वैश्विक मूल्य श्रृंखला में भारत की भागीदारी को सशक्त बनाना, ये नीति आयोग का रसायन उद्योग पर शीर्षक से लॉन्च की गई रिपोर्ट है। भारत का लक्ष्य 2040 तक रसायन उत्पाद का कितना आंकड़ा प्राप्त करना है? $1 ट्रिलियन का लक्ष्य इंपॉर्टेंट है 2040 तक, यानी अगले 15 वर्षों में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में कितनी अमृत भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया? तो 4 ट्रेनों को। अभी देखें बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला है तो वहाँ पर ज़्यादा गतिविधियाँ इस तरह की देखने को मिल रही हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में कितनी अमृत भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया? 4, 18 जुलाई 2025 को। ये 4 ट्रेनें किस रूट पर शुरू की गई हैं? तो चारों रूट को देख सकते हैं। पटना, यानी बिहार की राजधानी पटना से दिल्ली, दरभंगा, लखनऊ, यानी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ भी आएगी है। तो पटना, दिल्ली, दरभंगा, लखनऊ। मालदा यानी 4 पहले पटना से दिल्ली, फिर दरभंगा से लखनऊ, इसके बाद मालदा टाउन से लखनऊ और बापूधाम मोतिहारी दिल्ली होते हुए ट्रेनें जाएंगे। अगले प्रश्न पर देखते हैं। तो किस संस्था ने पूर्वोत्तर क्षेत्र जिला SDG यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है SDG सूचकांक 2024 का दूसरा संस्करण जारी किया है? तो इस संस्था का नाम बताना, नीति आयोग ने जारी किया है। तो SDG जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है ये नीति आयोग भारत में जारी करता है, जिसने पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए सूचकांक का दूसरा संस्करण जारी किया है। कितने प्रतिशत जिलों ने SDG स्कोर में सुधार किया? तो 85% जिलों ने। पूर्वोत्तर में 7 सिस्टर स्टेट हैं, यानी 7 सिस्टर में देखें सबसे ऊपर जो आपका है वो अरुणाचल प्रदेश है, यानी सूर्य सबसे पहले यहीं पर आते हैं। सूर्य के उदय के नाम पर ही इसका नाम अरुणाचल प्रदेश रखा गया है, यानी अरुण मीन सूर्य है, चल सबसे पहले आते हैं। यह भारत का सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल है और सबसे पश्चिमी राज्य जो है गुजरात है। इन दोनों में अंतर यह है कि सबसे पहले सूर्योदय यहाँ पर होगा, सबसे पहले सूर्योदय यह अरुणाचल प्रदेश, सबसे पहले सूर्यास्त भी यहीं होता है और दोनों के समय में यानी गुजरात और अरुणाचल प्रदेश समय में लगभग 2 घंटे का अंतर पाया जाता है। कहने का आशय यदि 7 बजे यहाँ पर या मान लीजिए 5 बजे यहाँ सूर्योदय होता है अरुणाचल प्रदेश में, तो 7 बजे जो होगा यानी 2 घंटे बाद जो होगा गुजरात में होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं 7 सिस्टर में सबसे पहले जो आपका अरुणाचल प्रदेश, उसके नीचे देखें यहाँ पर जो म्यांमार से लगा हुआ नागालैंड, फिर इसके बाद मणिपुर है, फिर मिजोरम है, इसके बाद त्रिपुरा है, फिर इसके बाद असम, मेघालय, ये 7 सिस्टर में आते हैं। तो यहीं पर रिपोर्ट जारी की गई थी SDG सूचकांक पूर्वोत्तर क्षेत्र से। तो इसमें 85% सुधार हुआ। किन राज्यों के सभी जिलों ने फ्रंट रनर का दर्जा प्राप्त किया है? तो इसमें मिजोरम, सिक्किम और त्रिपुरा, यानी इसमें 8 जिले सिक्किम को भी शामिल कर लिया पूर्वोत्तर में, तो 7 सिस्टर प्लस सिक्किम इसमें शामिल रहेगा। तो फ्रंट रनर का दर्जा 3 इसमें प्राप्त मिजोरम, सिक्किम और त्रिपुरा ने। किस जिले ने 81.43 के समग्र स्कोर के साथ क्षेत्र में सर्वोच्च SDG स्कोर हासिल किया है? तो ये मिजोरम का जो है हनाथियाल मिजोरम। अभी देखिए मिजोरम जो ऐतिहासिक रूप से देखें तो वहाँ पर जो है रेलवे शुरू कर दिया गया है, अभी 1-2 दिन की ही घटना है। आज देखें तो 16 सितंबर है, तो या 14 सितंबर को जो वहाँ पर है रेलवे जो है रेलवे राजधानी के रूप में वहाँ पर गए थे, यानी रेलवे से ये जुड़ गया है मिजोरम, जो कि देखें यह सीमा जो बनाता है आपका म्यांमार के साथ सीमा बनती है मिजोरम की, भारतीय राज्य है। 7 सिस्टर महत्वपूर्ण राज्य में शामिल है। तो यहाँ पर देखें सर्वोच्च SDG स्कोर हासिल किया, तो मिजोरम का जो है हनाथियाल जो है जिला, यह 81.43 स्कोर समग्र स्कोर के साथ जो है शीर्ष पर है, सर्वोच्च स्थान पर है। सबसे अधिक सुसंगत यानी कंसिस्टेंट प्रदर्शन किस राज्य ने किया? सिक्किम ने किया। सिक्किम देखें तो यह जनसंख्या में भारत का सबसे छोटा राज्य सिक्किम है और क्षेत्रफल में भारत का सबसे छोटा गोवा है। जनसंख्या में सबसे बड़ा भारत का राज्य में देखें तो उत्तर प्रदेश है और क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य में देखें तो राजस्थान बन जाएगा। आधार प्रमाणित लेन देन की कुल संख्या किस आंकड़े को पार कर गई है? तो 150 अरब को पार कर गई 16 मई 2025 को। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण ये देखें तो 71वें BPSC एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया था, यानी इस पर आधारित आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण PLFS का मासिक बुलेटिन अप्रैल 2025 किस मंत्रालय ने जारी किया था? 15 मई 2025 को। तो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने जारी किया था इसको, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2025 को। ये प्रश्न देखें तो आपका जो है यानी इससे संबंधित प्रश्न जो है 13 सितंबर 2025 को आयोजित 71वें BPSC एग्जाम से संबंधित प्रश्न को पूछा गया था। इसके अनुसार अप्रैल 2025 में राष्ट्रीय श्रम बल भागीदारी दर यानी PLFPR कितनी थी? तो 55.6% थी। इसके अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में श्रम बल भागीदारी दर यानी
LFPR कितना था 58.0%। अप्रैल 2025 में राष्ट्रीय स्तर पर श्रमिक जनसंख्या अनुपात यानी WPR कितना था 52.8%। अप्रैल 2025 में थोक मूल्य सूचकांक WPI आधारित मुद्रास्फीति दर क्या थी 14 मई 2025 तक देखें 0.85% थे, यानी 0.85% थे। ये मुद्रास्फीति थोक मूल्य सूचकांक WPI आधारित मुद्रास्फीति की दर यह थी। अप्रैल 2025 में WPI खाद्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति दर क्या थे 2.55% थे। आरबीआई द्वारा रुपये 1.72 करोड़ रुपये का जुर्माना किस बैंक पर नियामक दिशा निर्देशों को उल्लंघन पर लगाया गया था? तो यहाँ पर देखते हैं भारतीय स्टेट बैंक पर SBI पर 9 मई 2025 को लगाया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मानव विकास रिपोर्ट 2025 के तहत जारी मानव विकास सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान था? 6 मई 2025 को जारी किया गया था। UNDP जारी करता है। तो इसके बाद का स्थान देखें तो 130वां था। इस पर यानी HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पर भी 71वें BPSC PT एग्जाम में पूछा गया प्रश्न था कि इसमें जो है जीवन प्रत्याशा कितना बढ़कर हो गया है? तो 72 वर्ष हो गया है भारत का। और स्थान क्या है? 130वां था। 130वां स्थान भारत के एक पड़ोसी देश बांग्लादेश का भी है। संयुक्त रूप से भारत और बांग्लादेश 130वें स्थान पर। भारत के साथ 130वें स्थान कौन सा देश है? तो बांग्लादेश है। 193 देशों में भारत का 130वां स्थान है, जो बांग्लादेश के साथ संयुक्त रूप से 30वें स्थान पर है। अगले प्रश्न पर इसमें चलते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं प्रश्न के रूप में किस देश ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया था इसमें? HDI 2025 में 2023 का रिपोर्ट है। 2025 में के आइसलैंड पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान देखें, दूसरे स्थान पर नॉर्वे और स्विट्जरलैंड है, दोनों संयुक्त दूसरे स्थान पर है। मानव विकास सूचकांक HDI कौन जारी करता है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP जारी करता है। 1990 से जारी किया जा रहा है। इनमें पाकिस्तान के जो अर्थशास्त्री महबूल हक का इसके विकास में ज़्यादा योगदान है और साथ ही भारत के जो है महान अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन जी का भी इसमें महत्वपूर्ण योगदान है। मानव विकास सूचकांक जो कि देखें 3 विषयों पर आधारित होता है। इसमें आगे इसमें प्रश्न में निहित है। तो देखें इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में भारत में जीवन प्रत्याशा कितनी थी? 72 वर्ष। यही पूछा गया था आपका 71वें BPSC PT एग्जाम, जो कि 13 सितंबर को आयोजित की गई थी। वर्ष 2023 में बच्चों के लिए औसत अपेक्षित स्कूल वर्ष कितने थे? 13 वर्ष थे, यानी इसमें औसत अपेक्षित स्कूलिंग वर्ष भी पूछता है। वर्ष 2023 में भारत की प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? यानी दूसरी टॉपिक जो है प्रति व्यक्ति आय होती है। 2023 में भारत की प्रति व्यक्ति आय $9,047 थे। इसके बाद इसी रिपोर्ट में भारत में लैंगिक असमानता ने तीसरा पॉइंट लैंगिक असमानता सूचकांक GII में कौन सा स्थान हासिल किया? 130वां स्थान हासिल किया है। तो HDI के 3 मानक रहे लैंगिक असमानता, प्रति व्यक्ति आय और यहाँ पर औसत अपेक्षित स्कूल वर्ष थे, जिस पर ये आपके प्रश्न बनाए गए हैं। विदेशी फिल्मों पर 100% टैरिफ लगाने की घोषणा किसने की है? विदेशी फिल्मों पर 100% टैरिफ लगाने की घोषणा अमेरिका ने की है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मई 2025 में। एशियाई विकास बैंक ADB की 58वीं वार्षिक बैठक आयोजित की गई थी 4 से 7 मई 2025 को मिलान, इटली के शहर मिलान में आयोजित की गई थी। एशियाई विकास बैंक ADB की 58वीं वार्षिक रिपोर्ट। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया था इसमें? यानी मिलान में जो आयोजित थी ADB की जो वार्षिक बैठक, उसने भारतीय प्रधानमंत्री का नेतृत्व भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने किया था। 58वीं ADB बैठक की थीम क्या थी? अनुभव साझा कर भविष्य बनाएं। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का कुल निर्यात कितना रहा? $824.9 अरब का था। आगे इसमें देखते हैं तो भारत और भूटान के संयुक्त सीमा शुल्क समूह यानी JGC की 6वीं बैठक आयोजित की गई थी 24 से 25 अप्रैल 2025 को थिम्पू भूटान की राजधानी थिम्पू में। भारत गरीबी और समानता संक्षिप्त अप्रैल 2025 किसने जारी किया था? तो विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक ने 22 अप्रैल 2025 को जारी किया था। रिपोर्ट के अनुसार अत्यधिक गरीबी के लिए अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क यानी $2.15 से कम जीवन यापन करने वाले लोगों का अनुपात वर्ष 2011-12 में कितना था? 16.2% था। इस रिपोर्ट के अनुसार पिछले दशक में भारत में कितने लोग गरीबी से बाहर निकलने में सफल रहे हैं? तो 171 मिलियन यानी 17.1 करोड़ लोग जो है वह गरीबी से बाहर निकले हैं। और जबकि 2011-12 में कितना था? 16.2% थे। इस बेंचमार्क पर यानी प्रति व्यक्ति यदि $2.15 से कम खर्च करते हैं, जीवन यापन करते हैं, तो वो अत्यधिक गरीबी की श्रेणी में आएंगे। और ऐसे देखें तो एक दशक में 171 लोग जो है या 17.1 करोड़ लोग जो है वह गरीबी से बाहर या मुक्त हुए हैं। वर्ष 2011-12 में ग्रामीण क्षेत्रों में अत्यधिक गरीबी दर क्या थे? 18.4% थे। यह दर वर्ष 2022-23 में घटकर कितनी? 2.8% हो गई। आगे इसमें देखते हैं तो यह है आपका किन 5 राज्यों में अत्यधिक गरीबी में समग्र गिरावट में 2/3 योगदान दिया है? तो इसमें उत्तर प्रदेश है, जो भारत का सबसे बड़ा आबादी वाला प्रदेश है, उत्तर प्रदेश। इसके बाद महाराष्ट्र, दूसरी सबसे ज़्यादा आबादी महाराष्ट्र की। इसके बाद बिहार, तीसरी सबसे आबादी, यानी सबसे बड़ी आबादी वाले जो राज्य हैं, यहीं से जो है 2/3 का योगदान दिया है गरीबी से निकलने में। अप्रैल 2025 विश्व आर्थिक आउटलुक नीति बदलावों के बीच एक महत्वपूर्ण मोड़ नामक दस्तावेज किसने जारी किया? तो विश्व आर्थिक आउटलुक जो होता है वो IMF जारी करता है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इंटरनेशनल मनी फंड जारी करता है। अप्रैल 2025 में जारी किया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF द्वारा वर्ष 2025 में के लिए वैश्विक वृद्धि का अनुमान घटाकर कितना प्रतिशत कर दिया गया? तो उसमें 8% कर दिया गया है। वर्ष 2025 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था में कितनी वृद्धि का अनुमान लगाया गया है IMF द्वारा आउटलुक में? 6.2% का।
एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक यानी AII में किस निवेश समाधान का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो अजय भूषण पांडे को। संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन यानी अंकटाक ने वर्ष 2025 में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए वृद्धि दर का अनुमान कितना लगाया है? 6.5% का अनुमान लगाया है। तो संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन, इसको याद रखें, कई बार ये आपका पूर्ण रूप ही पूछ देता है, जैसे कि पेट में इसका पूर्ण रूप पूछा था, क्या था? तो यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन इसका पूर्ण रूप है। इसके बाद देखिए, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण यानी PLFS 2024 किस मंत्रालय ने जारी किया? अप्रैल 2025 में सांख्यिकी एवं कार्यक्रम मंत्रालय ने जारी किया। कार्यक्रम कार्य मंत्रालय जारी किया। इसको हमने देखा था कि 71वीं CPT एग्जाम में पूछा गया प्रश्न था। इस पर हालांकि रिपीट कर दिया, या आगे हम इसको देख चुके हैं। वर्ष 2024 में राष्ट्रीय बेरोजगारी दर कितनी थी? 4.9% थे। वर्ष 2024 में ग्रामीण बेरोजगारी दर कितनी थी? 4.2%। यानी 2024 में राष्ट्रीय बेरोजगारी दर, जो कि सांख्यिकी कार्यक्रम मंत्रालय द्वारा जारी किया गया था, इसमें राष्ट्रीय बेरोजगारी दर कितनी? 4.9% थी। इसमें सर्वाधिक देखें ग्रामीण बेरोजगारी जो है 4.2% है। एक राज्य एक RRB किस मंत्रालय के पहले? वित्त मंत्रालय के। RRB एक राज्य एक RRB यानी ग्रामीण बैंक है, किस मंत्रालय के? वित्त मंत्रालय के पहले। इसके चौथे चरण के तहत कितनी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक यानी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, रूरल रीजनल बैंक का विलय किया गया? 26 का, इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMMY में कितने वर्ष पूरे किए? 10 वर्ष पूरे किए। 8 अप्रैल 2025 को, यानी 8 अप्रैल 2025 को यह योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना शुरू की गई थी। 8 अप्रैल 2015 को शुरू की गई थी। 8 अप्रैल 2025 को जो है ये 10 वर्ष पूरे हो गए। मुद्रा योजना के तहत ऋण वितरण में शीर्ष 3 राज्य कौन है? तो इसमें पहले स्थान तमिलनाडु, दूसरे स्थान उत्तर प्रदेश, तीसरे स्थान पर जो कर्नाटक। ये भी स्पेशली महत्वपूर्ण है क्योंकि इस मुद्रा वितरण दूसरे स्थान उत्तर प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश में शीर्ष स्थान कौन है? जम्मू और कश्मीर है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJ को लागू करने वाला 35वां राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन बना? तो दिल्ली बना है। 5 अप्रैल 2025 को लागू किया PMJ योजना को। 35वां राज्य बना है, राज्य केंद्र शासित प्रदेश बना है, दिल्ली बना है।